Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो इलेक्ट्रॉनिक्स का फॉर्मूला रिवीजन का ये है लेक्चर नंबर फर्स्ट। इसके पहले मैं ऑलरेडी ईएमटी के 2 लेक्चर कर चुका हूँ। ईएमटी का एक लेक्चर और बचा है, उसको मैं अभी थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूँ। लाइव ये लेना था, मैं लाइव ले नहीं रहा हूँ क्योंकि लाइव में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और भी टाइम की फिलहाल शॉर्टेज है। तो इसलिए ये मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। देखना तो आपको तभी भी, ये लाइव लूंगा तभी भी और रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा तभी भी। तो चलिए स्टार्ट करा जाए वीडियो को। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर डायोड को, जीनर डायोड को, ट्रांजिस्टर को और ट्रांजिस्टर बायसिंग को। और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें रिमेनिंग पोर्शन जो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एनर्जी बैंड गैप से, है ना। बेसिक चीजों से हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। तो एनर्जी बैंड गैप क्या होता है? हमारे पास दो बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, इन दोनों की एनर्जी के बीच का जो गैप होता है, उसको हम नाम देते हैं एनर्जी बैंड गैप। इसको फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप भी कहते हैं। इसको फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप भी कहते हैं। आपको ये डायग्राम दिखाया गया है, इसमें आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि एक बना हुआ है कंडक्शन बैंड और एक बना हुआ है वैलेंस। जब मैं बात करता हूँ कंडक्टर की, किसकी बात करता हूँ? कंडक्टर की। तो कंडक्टर के केस में ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप बहुत कम होता है, या ऐसा बोल लो कि ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, यानी कि एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो कंडक्टर के अंदर जो एनर्जी बैंड गैप है वो बहुत कम होता है। दोनों जो एनर्जी बैंड है एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं। अगर मैं बात करूँ सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर के केस में ये जो एनर्जी बैंड गैप है, यानी कि कंडक्शन और वैलेंस बैंड की एनर्जी का डिफरेंस, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे कम होता है। हालाँकि कई बुक्स में इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दिया है, तो अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग है। तो हम एक 5 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फिगर पकड़ कर अगर चलें, तो सेमीकंडक्टर के केस में इसकी वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे कम होती है। वहीं अगर मैं इंसुलेटर की बात करूँ, तो इंसुलेटर के केस में ये जो बैंड गैप है, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। ठीक है? अब जो मेटल्स हैं, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो मेटल्स कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेटल के लिए क्या होगा एनर्जी बैंड गैप, तो मेटल का वही होगा जो कंडक्टर का है, यानी कि ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स लिखे भी हुए हैं, बुलेट पॉइंट्स। इन मेटल्स द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप विद ईच अदर। Insulator energy band gap is very high, greater than 5 electron volt. In semiconductor, energy band gap is relatively small, less than or equals to 5 electron volt. और valence band can never be empty. कंडक्शन बैंड खाली रह सकता है पर वैलेंस बैंड कभी भी खाली नहीं रहेगा, है ना। तो ये तो बात हो गई किसकी? एनर्जी बैंड गैप की, जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं। जिसको और क्या नाम देते हैं हम? फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक। फिर आ जाते हैं हम फर्मी लेवल पर। फर्मी लेवल जो है वो हमें क्या बताता है? वो बताता है इंडिकेटर, ये हमें इंडिकेट करता है करियर कंसंट्रेशन को, या ऐसा कह लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट अ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर स्टेट। एक स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें कहाँ से पता लग रही है? फर्मी लेवल से पता लग रही है। दूसरा, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इट इंडिकेट्स करियर कॉन्सेंट्रेशन, ये करियर कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। इसके अलावा ये हमें ये भी बताता है कि 0 डिग्री केल्विन के ऊपर जो भी फर्मी लेवल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे। इसी तरह से 0 डिग्री के नीचे जो लेवल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे। इन शॉर्ट इन वन लाइन की फाइंडिंग आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट अ इलेक्ट्रॉन। फर्मी लेवल क्या होता है? एनर्जी का वो लेवल जिसके लिए टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, 0 डिग्री केल्विन होती है। उसको हम क्या कहते हैं? फर्मी लेवल कहते हैं। फर्मी लेवल के ऊपर यदि एनर्जी जो फर्मी लेवल की है, 0 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री केल्विन के ऊपर जो एनर्जी लेवल होगा उसको हम कहेंगे फर्मी लेवल। और उसकी जो एनर्जी होगी उसको हम शो करेंगे ईएफ से। यदि एनर्जी की वैल्यू ईएफ से ज़्यादा है, यदि एनर्जी की वैल्यू ईएफ से ज़्यादा है, तो उन लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और यदि एनर्जी की वैल्यू ईएफ से कम है, यदि एनर्जी की वैल्यू ईएफ से कम है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी है, होंगे ही होंगे। तो ये फर्मी का जो फॉर्मूला है वो दिया जाता है एफ, मतलब ये प्रोबेबिलिटी भी है, इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस ई, 1 प्लस ई पावर ई माइनस ई एफ, ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। जहां के क्या होता है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। टी का मतलब है टेम्परेचर, ई का मतलब है गिवन एनर्जी लेवल और ई एफ का मतलब है फर्मी लेवल।
ये जो T होगा ये कौन सा टेम्परेचर होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Fe हमें क्या नहीं बताता, Fe डजंट गिव्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन एनर्जी लेवल, ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बताता, ये हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है कि ये यहाँ होगा या नहीं होगा। इट डजंट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, ना तो ये हमें ये बता रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में, ना ये हमें ये बता रहा है कि नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स कितने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्रोबेबिलिटी। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं, क्या बनते हैं कि यदि टेम्परेचर जीरो है, यदि टेम्परेचर जीरो है तो यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर को जीरो रख दोगे, है ना, तो उसमें भी आप केस बनाते हो कि एनर्जी जो है ई की वैल्यू लेस देन ई एफ है, तो ई की वैल्यू यदि लेस देन ई एफ होगी तो ई माइनस ई एफ का जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और टेम्परेचर जीरो कर रखा है तो नेगेटिव को टेम्परेचर जीरो से डिफरेंस डिवाइड करोगे तो बनेगा इनफाइनाइट, और कौन सा इनफाइनाइट बनेगा, माइनस इनफाइनाइट, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट बनेगा, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जीरो। तो जब आपके पास एनर्जी जो है वो लेस देन ई एफ होगी और टेम्परेचर जीरो होगा, तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी यानी कि फर्मी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वन। वन का मतलब हो गया कि वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 100%। दूसरा केस इसका ये होगा कि केस टू, ई की वैल्यू ई एफ के बराबर है और टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अगर आपने टी इक्वल्स टू जीरो कर दिया और ई बराबर ई एफ कर दिया तो वो जीरो बटा जीरो का फॉर्म बन जाएगा जो कि इनडिटर्मिनेट होता है, तो उससे आंसर नहीं निकलेगा। तो यदि ई इक्वल्स टू ई एफ है और टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कि जो ई की पावर जीरो बन जाएगी, ई की पावर जीरो का मतलब वन, तो अब जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 यानी कि 0.5 मीन्स 50%, तो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 50%। केस थर्ड, यदि ई की वैल्यू ई एफ से ज्यादा है और टेम्परेचर जीरो है, टेम्परेचर जीरो है, तो उस केस में ई माइनस ई एफ अपॉन के टी हो जाएगा इनफाइनाइट प्लस, तो ई की पावर इनफाइनाइट जो है वो क्या आंसर दे देगा, इनफाइनाइट, तो बनेगा 1/इनफाइनाइट यानी कि प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी, जीरो, है ना। तो मैंने आपको शुरू में कहा भी था कि यदि एनर्जी फर्मी लेवल से ज्यादा है तो उसके जो ऊपर चले जाओगे फर्मी लेवल के ऊपर तो वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं आपको मिलेंगे, और यहीं से, और ये जो फॉर्मूला है उससे भी हमें यही आंसर मिल रहा है। ठीक, अब बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। तो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये आपको मैंने समझा ही दिया, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दो तरह के हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब प्योर फॉर्म, एक्सट्रिंसिक मतलब जिसमें इम्प्योरिटी हमने मिलाई। तो जब हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो उसके लिए जो उसका फर्मी लेवल है, उसके लिए उसका फर्मी लेवल दोनों बैंड के बीच में होता है। दोनों बैंड मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में कौन होगा, हमारा फर्मी लेवल होगा, जब हम बात करेंगे किसकी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल है वो किसके ऊपर होगा, वो वैलेंस बैंड के ऊपर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल जो है वो वैलेंस बैंड के ऊपर होगा, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होगा, यानी कि बीच में नहीं होगा, वैलेंस बैंड के ऊपर। इसी तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब बात करोगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे, वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होगा। ये याद रखने वाली बात है, बुलेट पॉइंट्स में सब चीजें लिखी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है फर्मी लेवल पर, वो बात कर लेते हैं। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, ठीक है, जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बिहेवियर है वो चेंज होगा किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो वो अपने आप को चेंज करेगा किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बिहेवियर में, और एक थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन वहां पर डोमिनेट करेगी, है ना, किसके अंदर, डोनर इलेक्ट्रॉन। फर्मी एनर्जी, फर्मी एनर्जी क्या होती है, जीरो केल्विन पर जो एनर्जी का लेवल होता है उसकी जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं फर्मी एनर्जी, जिसको मैंने ईएफ से लिखा। इसकी जो यूनिट है उसको हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्मी एनर्जी बराबर होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जीरो केल्विन पर जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम हो जाती है उसको हम फर्मी एनर्जी भी कहते हैं, यानी कि ई एफ इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ से आप वेलोसिटी निकालोगे तो वो क्या बनेगी, अंडर रूट 2 ई एफ अपॉन, if the Fermi function is Fe, Fermi function is Fe of any electron, then the Fermi function for the whole, ना टोटल जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन और होल की वो कितनी होगी, वन। तो यदि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी Fe है या फर्मी फंक्शन Fe है
तो होल का कितना हो जाएगा 1 माइनस एफ। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर होल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 40 इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 40% है, तो होल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 60%, क्योंकि वो क्या हो जाएगा 1 माइनस। फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला बना, फॉर्मूला किसका बना Eg, Eg इक्वल्स टू केटी, केटी एलन एनसी एनवी अपॉन एनआई स्क्वायर। एनसी का मतलब है कंडक्शन बैंड में जो कॉन्सेंट्रेशन है, एनवी का मतलब है वैलेंस बैंड, एनआई का मतलब है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और ये Eg का मतलब है एनर्जी बैंड गैप। अब फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, उसके हम बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग मैंने जो फॉर्मूला है वो लिखे हुए हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए जो उसकी फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो लिखा जाता है किससे, ई सी प्लस ई वी अपॉन टू, ई सी प्लस ई वी अपॉन टू माइनस के टी एल एन एन सी अपॉन एन वी, एन सी अपॉन एन वी। ईसी का मतलब है एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, ईवी का मतलब है एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड अपॉन टू, माइनस के मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एन सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंडक्शन बैंड, एन वी का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन इन वैलेंस बैंड। ठीक, तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की फर्मी एनर्जी का। इसी तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर की फर्मी एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, ई एफ इक्वल्स टू ई सी माइनस के टी एल एन एन सी अपॉन एन वी। ई सी का मतलब कंडक्शन बैंड की एनर्जी, माइनस के टी एल एन एन सी अपॉन एन डी, डी का मतलब है डोनर, डोनर का कॉन्सेंट्रेशन, डी स्टैंड्स फॉर डोनर, मतलब डोनर का कॉन्सेंट्रेशन। पी टाइप के लिए फॉर्मूला चेंज होगा, पी टाइप के लिए क्या बन जाएगा, ई एफ इक्वल्स टू ई वी प्लस के टी एल एन एन वी अपॉन एन ए, एन ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर की कॉन्सेंट्रेशन, वी स्टैंड्स फॉर वैलेंस बैंड। तो ये फॉर्मूला पी टाइप के लिए हो गया, एन टाइप के लिए हो गया और इंट्रिंसिक के लिए हो गया। पी टाइप वाले में प्लस आएगा साइन, एन टाइप वाले में माइनस आएगा, इंट्रिंसिक वाले में माइनस। ठीक है, तो यहां से आप देख भी सकते हैं कि हमने बात की थी एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो उसका फर्मी एनर्जी है वो जस्ट बिलो होती है किसके, कंडक्शन बैंड के, तो वो यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। इसी तरह से पी टाइप में हमने बात की थी कि उसकी जो फर्मी एनर्जी है जस्ट अबव होती है बैलेंस बैंड के, तो वो यहाँ पर शो भी हो रहा है। इंट्रिंसिक में हमने बात की थी कि वो कहाँ पे होता है बीच में, तो वो यहाँ पे शो भी हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, फर्मी एनर्जी की। अब हम बात करेंगे डोपिंग, डोपिंग क्या होती है। ठीक, किसकी बात करेंगे, डोपिंग। तो डोपिंग की बात करें तो डोपिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी। एक प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर यदि हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। डोपिंग करने से जो करियर कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। डोपिंग इंक्रीज करेंगे तो करियर कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। दो तरह की इम्प्योरिटी हम यूज करते हैं, एक हम यूज करते हैं ट्राइवेलेंट और एक करते हैं पेंटावेलेंट ना। तो दो हमने सेमीकंडक्टर लिए, मान लो दो लिए, एक लिया सिलिकॉन और एक लिया जर्मेनियम। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन सी होती है, एक होती है बोरोन, एक होती है एल्यूमिनियम, एक होती है जर्मेनियम सॉरी जी गैलियम, और एक होती है इंडियम। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये कौन सी इम्प्योरिटी हो गई, ट्राइवेलेंट। इसी तरह से पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी होती है, पेंटावेलेंट होती है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये कौन सी होती है, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से बनाए जाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिनको हम डोनर भी कहते हैं, या इन इम्प्योरिटीज को कहा जाता है डोनर। और जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है उनसे बनाए जाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना, और इसको हम एक्सेप्टर भी कहते हैं। तो आपको ये इम्प्योरिटी के जो है कौन कौन सी है, ट्राइवेलेंट कौन सी है, पेंटावेलेंट कौन सी है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस बार जेएम के एग्जाम में भी क्वेश्चन। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ट्राइवेलेंट कौन कौन सी होती है, इंडियम, गैलियम, बोरोन और एल्यूमिनियम। पेंटावेलेंट कौन कौन सी होती है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ और एंटीमनी। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ और एंटीमनी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। अब स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल क्या होता है, मतलब कितनी डोपिंग कराई जाए तो वो क्या कहलाए। सबसे पहले अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि 1:10⁻3, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं 1:10⁻3, तो इस चीज का मतलब क्या है, वन इम्प्योरिटी के अंदर वन इम्प्योरिटी एटम्स इन 10⁻6 एटम। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं 1:10⁻3, तो 10⁻3 एटम्स के अंदर वन इम्प्योरिटी। तो अगर मॉडरेट डोपिंग की बात हो रही है, मॉडरेट, तो मॉडरेट डोपिंग में क्या होता है, 10 1:10⁻6 to 10⁻8।
यानी कि एक इम्प्योरिटी एटम मिला है 10 पावर 6 या 10 पावर 8 में, तो उसको हम कहते हैं मॉडरेट डोपिंग। लाइट डोपिंग का मतलब क्या होता है? 1:10 पावर 11। हाईली डोपिंग का मतलब क्या होता है? 1:10 पावर 3। मॉडरेट डोपिंग 1:10 पावर 6 और 10 पावर 8। लाइटली डोपिंग 1:10 पावर 11। हाईली डोपिंग 1:10 पावर 3। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया ये रेशो का मतलब क्या है कि एक इम्प्योरिटी एटम इतने, जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है उसमें। तीन तरह के बॉन्ड होते हैं हमारे पास, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर के अंदर जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्डिंग होती है कंडक्टर के अंदर, वो बॉन्डिंग होती है मेटालिक बॉन्डिंग कंडक्टर के अंदर। सेमीकंडक्टर के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। और इंसुलेटर के अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कंडक्टर के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो होती है मेटालिक बॉन्डिंग। सेमीकंडक्टर के अंदर अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। इंसुलेटर के अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। सेमीकंडक्टर हमने तीन तरह से क्लासिफाई किए। एक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। एक हो गया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक हो गया एलिमेंटल और कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल एलिमेंटल और सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनमें केवल और केवल सिंगल एलिमेंट होता है, जैसे कि कार्बन हो गया, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, पीबी हो गया, ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। कंपाउंड मतलब दो या दो से ज्यादा से मिलकर बना हो, जैसे कि GaAs, GaN, ये कौन सा है? कंपाउंड सेमीकंडक्टर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्ट बैंड गैप और हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द इनडायरेक्ट बैंड गैप। लाइट जो प्रोड्यूस होगी वो प्रोड्यूस होगी डायरेक्ट बैंड गैप में, और हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी इनडायरेक्ट बैंड गैप में। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं? GaAs, GaN, GaSp, CdS, और ये सब है डायरेक्ट बैंड गैप। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कंडक्टर कौन से होते हैं? SC, Si, Ge, ये इनडायरेक्ट बैंड गैप। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक जिसमें हम डोपिंग कर दें उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डोपिंग का इफेक्ट ऑफ डोपिंग ऑन कंडक्टिविटी फॉर जर्मेनियम। तो 1:10, तो जो कंडक्टिविटी है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी? 12 टाइम्स। 1:10 पावर 6, तो जो कंडक्टिविटी है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी? 1200 टाइम्स, 1200 टाइम्स। अब कुछ याद रखने वाली बात कि एक सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बिहेव्स लाइक अ परफेक्ट इंसुलेटर। जब टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी, रूम टेम्परेचर होगा या फिर जीरो टेम्परेचर होगा, या तो एब्सोल्यूट जीरो है या रूम टेम्परेचर भी है, तो उस पे एक जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। और यदि टेम्परेचर बिल्कुल ही जीरो कर दिया आपने तो फिर वो परफेक्ट इंसुलेटर कहलाता है। फिर एक इक्वेशन बनती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की इक्वेशन। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की जो इक्वेशन है वो एन टाइप और पी टाइप के बीच में बनती है। इक्वेशन क्या लिखी जाती है? एन डी प्लस पी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन। एन डी प्लस पी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन। एन डी का मतलब है डोनर, एन ए का मतलब है एक्सेप्टर। डोनर के साथ है पॉजिटिव चार्ज और एक्सेप्टर के साथ है कौन सा? नेगेटिव चार्ज। P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। एनर्जी बैंड और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है? अगर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी बैंड डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो एनर्जी बैंड इंक्रीज होगा। इसका एग्जांपल आप देखो, यहाँ पर तीन सेमीकंडक्टर लिखे हुए हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन और GaAs। जीरो केल्विन पर इनकी जो एनर्जी गैप है, बैंड गैप है, जर्मेनियम का जीरो केल्विन पर कितना है? 0.785। 300 केल्विन पर ये कितना हो गया? 0.72, यानी कि क्या कर गया? डिक्रीज कर। सिलिकॉन के लिए जीरो पर कितना है? 1.21, और 300 पर कितना हो गया? 1.1, यानी कि फिर से डिक्रीज कर गया। इसी तरह से GaAs में भी जीरो केल्विन पर जो टेम्परेचर है, जो बैंड गैप है वो कितना है? 1.52। और अगर मैं बात करूं 300 केल्विन पर तो ये डिक्रीज कर गया, कितना हो गया? 1. है ना? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एनर्जी बैंड गैप और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? पहले एनर्जी इतनी थी, फिर जीरो जीरो पर इतनी है, 300 केल्विन आपने टेम्परेचर कर दिया, तो एनर्जी बैंड गैप पे क्या इफेक्ट? तो वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ जो है उसका मतलब क्या होता है? ये मास एक्शन लॉ एन पी इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर। एन पी इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर, जहां एन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है, पी जो है उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, और एन आई कहलाता है इंट्रिंसिक करियर कॉन्सेंट्रेशन। इंट्रिंसिक करियर कॉन्सेंट्रेशन।
मास एक्शन लॉ का मेनली जो यूज किया जाता है या मोस्टली इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन को पता करने के लिए मास एक्शन लॉ का यूज मेनली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए किया जाता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन को पता जब टेम्परेचर चेंज होगा या जब टेम्परेचर चेंज होता है तो एनआई स्क्वायर की वैल्यू भी चेंज होती है। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो एनआई स्क्वायर की वैल्यू भी चेंज होती है। तो इसलिए मास एक्शन लॉ टेम्परेचर चेंज के लिए वैलिड नहीं है। मास एक्शन लॉ टेम्परेचर चेंज के लिए वैलिड नहीं है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। तो यहाँ पर माइनॉरिटी करियर कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला लिख दिया एनआई स्क्वायर अपॉन मेजोरिटी करियर कॉन्सेंट्रेशन। इनमें से जो भी माइनॉरिटी में होगा वो एलएचएस पे आ जाएगा और जो मेजोरिटी में होगा वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। जरूरी नहीं कि होल माइनॉरिटी में हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स भी माइनॉरिटी में। तो माइनॉरिटी करियर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और जो मेजोरिटी करियर्स हैं वो डिपेंड करते हैं डोपिंग पर। माइनॉरिटी करियर्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और मेजोरिटी करियर डिपेंड्स ऑन डोपिंग। मेजोरिटी करियर डिपेंड करेंगे डोपिंग पर, माइनॉरिटी करियर डिपेंड करेगा टेम्परेचर, है ना। एक वोल्टेज होती है जिसको हम कहते हैं थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वीटी। वीटी इक्वल्स टू के टी अपॉन क्यू। के टी अपॉन क्यू। यहाँ पर के होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अगर मैं वैल्यू डाल दूं के की और क्यू की तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है वीटी का टी अपॉन 11,600, 11,600 ये फॉर्मूला बन जाता है। और वीटी की वैल्यू जो है स्टैंडर्ड वैल्यू वो होती है 26 मिली वोल्ट, 26 मिली। ठीक, एक कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट होता है जिसको कहते हैं डिफ्यूजन कोफिशिएंट। डिफ्यूजन कोफिशिएंट, डिफ्यूजन कोफिशिएंट क्या होता है? अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा जाता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट डी डी एन। डी एन इक्वल्स टू म्यू एन वी टी। म्यू एन वी टी, है ना। और अगर मैं होल्स के लिए लिखूं तो ये लिखा जाएगा डीपी इक्वल्स टू म्यू पी वी टी। वी टी स्टैंड्स फॉर थर्मल। तो यहां से हम लिख सकते हैं डी एन अपॉन म्यू एन इक्वल्स टू डीपी अपॉन म्यू पी इक्वल्स टू थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज किसके बराबर है? के टी अपॉन क्यू। डी एन कहलाता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीपी कहलाता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ होल। म्यू एन जो है म्यू, म्यू का मतलब है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और म्यू पी का मतलब है मोबिलिटी ऑफ। वी टी स्टैंड्स फॉर थर्मल वोल्टेज, टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर और के स्टैंड्स फॉर बोल्ट्जमान कांस्टेंट। डिफ्यूजन जो है वो कॉफिशिएंट, डिफ्यूजन कॉफिशिएंट में आपने देखा कि डिफ्यूजन डी, डी जो है डी अपॉन म्यू एन और डी अपॉन म्यू पी इक्वल्स टू के टी अपॉन क्यू है ना। तो यहां से दिख रहा है कि जो डी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ऐसा दिख रहा है। पर डिफ्यूजन कॉफिशिएंट डिक्रीज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिफ्यूजन कॉफिशिएंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, है ना। डिक्रीज विद टेम्परेचर। डिफ्यूजन प्रोसेस होता क्या है? डिफ्यूजन इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रैंडम मोशन ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन का जो नेचुरल प्रोसेस है उसको डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन होगा क्यों? कि जब भी कॉन्सेंट्रेशन में ग्रेडियंट होगा, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होगा, एक साइड ज्यादा होगा एक साइड कम होगा, तो अपने आप मास का फ्लो होगा, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा ये फॉर्मूला, तो इसको मत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। डिफ्यूजन करंट्स फ्लो इन ओनली सेमीकंडक्टर। डिफ्यूजन करंट का जो फ्लो होता है वो केवल और केवल सेमीकंडक्टर में होता है। इन सेमीकंडक्टर डिफ्यूजन इज मेंटेन्ड ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैरियर। डिफ्यूजन वहां पे क्यों है? क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चार्ज कैरियर। फिर ये फॉर्मूला भी आपसे कोई नहीं पूछेगा डिफ्यूजन लेंथ का, ये बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाने वाली बात होती है। देखना चाहो तो देख लेना लिखे हुए नोट्स में, और पूछेगा। ड्रिफ्ट प्रोसेस। ड्रिफ्ट प्रोसेस का मतलब क्या है? कि जो डिफ्यूजन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करना, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ कैरियर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को लेके जाना, उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट की वजह से एक करंट आ रही है जिसको हम कह रहे हैं करंट डेंसिटी। ये फॉर्मूला कहाँ से बन रहा है? जो आई का फॉर्मूला होता है वीना का ना, वी ई एन ए, वी ई एन ए। आई अपॉन ए कर दोगे तो बन जाएगा करंट डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला बनता है एन क्यू म्यू एन ई। एन क्यू म्यू एन ई ये है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। होल्स के लिए क्या बनेगी? एन क्यू म्यू पी ई। एन क्यू म्यू पी ई, जहां जे एन है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, Jp है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स, N और P का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, एंड E का मतलब है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। E का मतलब है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के क्या मतलब?
वेरिएशंस होते हैं। तो अगर मेटल है तो मेटल के लिए कंडक्टिविटी लिखी जाती है सिग्मा, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू म्यू एन। म्यू का मतलब मोबिलिटी, तो रो म्यू, रो म्यू इक्वल्स टू ये बन गया जे बाय। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी लिखी जाती है सिग्मा इक्वल्स टू एन आई क्यू म्यू। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए एन टाइप के लिए सिग्मा इक्वल्स टू एन क्यू म्यू एन। पी टाइप के लिए पी क्यू म्यू पी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए जो कंडक्टिविटी है उसको लिखते हैं सिग्मा एन आई क्यू। दोनों तरह के हो गए, म्यू एन प्लस म्यू पी हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा म्यू एन प्लस म्यू। मिनिमम कंडक्टिविटी, और ये फॉर्मूला है मिनिमम कंडक्टिविटी पी टाइप के लिए, ये मिनिमम कंडक्टिविटी है एन टाइप के लिए। इतना डेप्थ में जाके कोई नहीं पूछेगा, फिर भी लिख दिया मैंने। हाँ, ये पूछा जा सकता है, ये वाला जो रिलेशन लिखे हुए हैं तो ये पूछे जा सकते हैं। इन मेटल व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, मेटल मतलब कंडक्टर। इन मेटल व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर डिक्रीज। मेटल के अंदर जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो चार्ज कैरियर की मोबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मोबिलिटी क्या होती है अभी आगे मैं बताऊंगा। तो मोबिलिटी डिक्रीज करती है, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है मेटल्स के अंदर टेम्परेचर के साथ। मेटल के अंदर जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी मोबिलिटी डिक्रीज होगी, मोबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसकी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। इन मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, फ्री इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी मेनली डिपेंड्स ऑन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी मेनली डिपेंड्स ऑन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर dV अपॉन dt, जहाँ dV है चेंज इन वोल्टेज, dt है थिकनेस ऑफ बार एनीवेयर ऑफ सेमीकंडक्टर। इसना मोबिलिटी की बात, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड म्यू इक्वल्स टू v अपॉन e, v अपॉन e। और ये v कौन सा है, ये है vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी की यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इनटू सेकंड। इट इज आल्सो डिफाइंड एज हाउ फास्ट द चार्ज कैरियर ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कितनी तेजी के साथ चार्ज कैरियर जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। अब होल्स और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मोबिलिटी हमें शो की गई है, इतना कोई नहीं पूछेगा। मोबिलिटी का वेरिएशन क्या होता है टेम्परेचर के साथ, वो देख लें। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मोबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया भी है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मोबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और मोबिलिटी और कैरियर जो कॉन्सेंट्रेशन है, मोबिलिटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो मोबिलिटी डिक्रीज करेगी तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगी। फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है। तो पहला जो ग्राफ है इसमें म्यू कांस्टेंट है ना, और यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है तो मोबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज करती जा रही है। मोबिलिटी जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 पावर 4 से 10 पावर 7 तक है तो मोबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है 10 पावर 3 से 10 पावर 4 तक है तो मोबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट टी। और 10 पावर 3 तक मोबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो एट स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। और एट वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोडक्ट ऑफ मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम कांस्टेंट। वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ मोबिलिटी, प्रोडक्ट ऑफ मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड becomes constant and is equals to saturation value of drift velocity, is equals to saturation value of drift velocity. Important point related to silicon semiconductor. Silicon has better thermal stability. Silicon की thermal stability अच्छी होती है. It is more suitable for used in switching applications. Highly power handling capacity. इसका यूज ज्यादातर किया जाता है SCR बनाने में, डायक बनाने में और ट्राइक बनाने में। इसका यूज मेनली किया जाता है लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में, लो लीकेज जहां पे करंट होती है। एटॉमिक नंबर होता है इसका 14, एटॉमिक वेट होता है इसका 28.086। इसी तरह से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जर्मेनियम। जर्मेनियम की जो कंडक्टिविटी हाई होती है क्योंकि इसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। रिलेटिवली मोर सुटेबल फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस, हायर लीकेज करंट। एटॉमिक नंबर इसका 32 है, एटॉमिक वेट जो होता है इसका वो होता है 72.63। कंडक्टिविटी सिलिकॉन से ज्यादा। इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज किसकी, GaS की। ये बैंड गैप टाइप का सेमीकंडक्टर है, डायरेक्ट बैंड गैप टाइप का सेमीकंडक्टर है। कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इसमें। कौन से बैंड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कौन से होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड।
स्विचिंग टाइम वेरी स्मॉल है, यूजली यूज्ड इन माइक्रोवेव डिवाइस, माइक्रोवेव में यूज होता है, एलईडी बनाने में, लेजर में, टनल डायोड के लिए जीएएस का यूज किया। इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन को हम लिखते हैं एनआई से। इंट्रिंसिक करियर कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम मास एक्शन जो लिखते हैं उसमें लिखते हैं एनआई स्क्वायर इक्वल्स टू एन और पी। यहां पर क्या है कि एन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पी होल्स और एनआई ये तीनों बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन बनता है, ये रिलेशन कह रहा है एनआई इक्वल्स टू अंडर रूट ए नॉट स्क्वायर टी पावर 3/2, टी पावर 3/2 ई पावर माइनस ई जी अपॉन 2 के टी। अब इस फॉर्मूला से मेरे को एक चीज मिल रही है कि अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं तो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा टी क्यूब के, उसका स्क्वायर टी क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, या ऐसा कह लो कि इंट्रिंसिक करियर कॉन्सेंट्रेशन प्रोपोर्शनल होगा टी पावर 3/2। तो नॉन लीनियर वेरिएशन होगा इंट्रिंसिक करियर कॉन्सेंट्रेशन का टेम्परेचर के साथ। और एक वोल्टेज होती है जिसको कहते हैं हॉल वोल्टेज, और एक कॉफिशिएंट होता है जिसको कहते हैं हॉल कॉफिशिएंट। हॉल हॉल वोल्टेज जो होती है उसको हम लिखते हैं वी एच से। ये वी एच किसके बराबर होता है, ई एच इंटू डी, वी एच इंटू डी, जहां ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन, अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन। डब्ल्यू विड्थ ऑफ स्पेसिमेन, यानी कि इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी का मतलब है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, आई का मतलब है करंट फ्लोइंग इन स्पेसिमेन, और रो का मतलब है चार्ज डेंसिटी। ई को आप ऐसे भी लिख सकते हो बी आई अपॉन रो डब्ल्यू, बी आई अपॉन रो डब्ल्यू, ठीक है। हॉल कॉफिशिएंट उसको लिखते हो आप आर एच से, आर एच की वैल्यू है आई अपॉन रो, आई अपॉन रो। आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है करंट फ्लोइंग इन स्पेसिमेन, रो का मतलब है चार्ज डेंसिटी। आई अपॉन रो की जगह आप लिख सकते हो 1/n क्यू, 1/n क्यू या 1/p क्यू, जहां p है होल कॉन्सेंट्रेशन, n है इलेक्ट्रॉन्स कॉन्सेंट्रेशन, e और q का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला याद रखना हॉल कॉफिशिएंट का और हॉल वोल्टेज का। फिर बाय यूजिंग द हॉल इफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर हमें हॉल कोएफिशिएंट का पता है तो क्या फॉर्मूला बनता है, सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन आर एच इंटू म्यू, 1 अपॉन आर एच इंटू। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हॉल इफेक्ट के लिए। तो हॉल इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिटरमाइनिंग वेदर अ गिवन मटेरियल इज मेटल, एन टाइप, सेमीकंडक्टर और पी टाइप। हॉल इफेक्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई मेटल किस टाइप का सेमीकंडक्टर। यदि इस हॉल इफेक्ट से जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव आता है तो वो है, वो नेगेटिव आता है तो वो मेटल है। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो भी नेगेटिव आएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो पॉजिटिव आएगा, और इंट्रिंसिक है तो एससी केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। For metal value of VH is lesser compound to SC. Hall voltage is positive for P-type semiconductor. ये मैंने यहाँ सारा लिख दिया है ना। Hall voltage is stronger in semiconductor and weak in metals. उसके अलावा it can be used, it also can be used to finding mobility of charge carrier, concentration of it is utilized in Hall effect multiplier. ये पढ़ लेना आप, ये सारे इनके पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फिर बात करते हैं पी एन जंक्शन डायोड की, ये पढ़ लेना आप, है ना, ये सब चीजें कि कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यूरी टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी इक्वल हो जाती है, बिकम्स इक्वल टू इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अबव नॉर्मल टेम्परेचर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वो घटेगी, है ना। और उसके अलावा कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इनिशियली इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर राइज अबव 0 केल्विन, 0 केल्विन के ऊपर इनिशियली कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, फिर नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर जाने पर कंडक्टिविटी उसकी जीरो हो जाएगी। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी 0 केल्विन पर कितनी होती है, जीरो होती है। स्पेसिमेन मस्ट और मोबिलिटी ऑफ माइनॉरिटी करियर ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट, कैलकुलेट हाइंस शॉर्ट की एक्सपेरिमेंट। मोबिलिटी ऑफ मेजॉरिटी करियर कैलकुलेट हॉल्स इफेक्ट, मोबिलिटी ऑफ मेजॉरिटी करियर उसके लिए हॉल्स इफेक्ट, मेजॉरिटी मोबिलिटी ऑफ माइनॉरिटी करियर उसके लिए हाइंस शॉर्ट की एक्सपेरिमेंट। उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड में दो डायोड है, एक पी है और एक एन है, उनको मिलाकर हम बना रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पर तीन तरह की लेयर बनती है, एक जो बीच में लेयर बनती है उसको हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर, है ना, डिप्लेशन लेयर कहते हैं, उसके बारे में भी बात करें।
तो ये जो बीच में लेयर बन रही है, ये लेयर बन रही है डिप्लेशन लेयर। तो ये डिप्लेशन लेयर के अंदर सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी विड्थ का फॉर्मूला। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर जो है उसका फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू अंडर रूट 2 एप्सिलॉन V नॉट अपॉन Q, 2 एप्सिलॉन V नॉट अपॉन Q, NA अपॉन NA प्लस ND अपॉन NA इंटू ND। NA का मतलब होता है एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन और ND का मतलब होता है डोनर कॉन्सेंट्रेशन। एप्सिलॉन का मतलब है एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर, यानी कि मीडियम की जो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है वो। अब आगे बात करते हैं डिप्लेशन लेयर क्यों बन रही है? इट इज फॉर्म ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी करियर्स। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी करियर, इमोबाइल आयंस एंड कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन इट। डिप्लेशन लेयर के अंदर कौन होता है? इमोबाइल आयंस एंड कोवेलेंट bonds, immobile ions and covalent bonds. Depletion layer has negative ions on p side and positive ions on n side. n side पर positive ions होते हैं और जो p side है उस पर negative ions होते हैं। Normal thickness of depletion layer is 0.5 mu m. Normally जो इसकी thickness होती है वो होती है 0.5 mu m. mu का मतलब है माइक्रो। डिप्लेशन लेयर ब्लॉक्स द मेजोरिटी एंड पासेस द माइनॉरिटी। डिप्लेशन लेयर जो मेजोरिटी चार्ज करियर है उसको रोकता है और जो माइनॉरिटी चार्ज करियर है उसको पास करता है। डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन अंडर रूट डोपिंग, या आप ऐसा कर लो डोपिंग के रूट के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिप्लेशन लेयर की विड्थ। डिप्लेशन लेयर की विड्थ, डिप्लेशन लेयर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन लेयर और स्पेस चार्ज विड्थ। इसको हम ट्रांजिशन लेयर या स्पेस चार्ज विड्थ भी कहते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डिप्लेशन लेयर कितने होते हैं? 0। डिप्लेशन लेयर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। If we reverse bias the diode by voltage V, then the formula of depletion width V naught is replaced by V naught plus V. यदि हम डायोड को रिप्लेस कर देंगे तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होकर उसकी जो विड्थ है वोल्टेज में कितनी हो जाती है? V naught plus V. डिप्लेशन लेयर विद इंक्रीज विद रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस के साथ डिप्लेशन लेयर क्या होता है? डिक्रीज होता है। कट इन वोल्टेज आल्सो नोन एज ऑफसेट वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज। कट इन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज, ब्रेक वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जिसपे जो डिप्लेशन लेयर की जो वोल्टेज होती है, डिप्लेशन लेयर जिस पर खत्म हो जाती है, मतलब सेमीकंडक्टर से करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कट ऑफ वोल्टेज। इस कट ऑफ वोल्टेज को और नाम क्या है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इसको नी वोल्टेज भी कहा जाता है, इसको ब्रेकअप वोल्टेज भी कहा जाता है, बिल्ट अप वोल्टेज भी इसको नाम दिया जाता है। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिपेंड्स ऑन, डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो है किस पे डिपेंड करती है? डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल और द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड। टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड और फैब्रिकेशन, मतलब उसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज लिया गया है, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या है और कॉन्टैक्ट पोटेंशियल कितना है। एक्सप्रेशन ऑफ विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर के विड्थ का एक्सप्रेशन WPNA इक्वल्स टू WAND, एंड डी मतलब डोनर, ए का मतलब है एक्सेप्टर, पी का मतलब है पी टाइप और एन का मतलब है एन टाइप। ठीक, तो ये फॉर्मूला है। यहाँ से ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है विड्थ और डोपिंग का, तो डोपिंग कम है तो विड्थ ज्यादा है, डोपिंग ज्यादा है तो विड्थ क्या होगी? कम होगी। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इन पीएन जंक्शन, ये कोई नहीं पूछेगा इतना। व्हाट ये कॉन्टैक्ट पोटेंशियल का फॉर्मूला देख लो। कॉन्टैक्ट पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वी नॉट इक्वल्स टू वी टी ln NA/ND अपॉन NI स्क्वायर। और ये जो VT है, VT का मतलब होता है थर्मल वोल्टेज जिसकी वैल्यू KT अपॉन Q होती है। कॉन्टैक्ट पोटेंशियल को हम बैरियर पोटेंशियल भी कहते हैं, जिसकी फिक्स वैल्यू आपको याद करनी होती है, जो कि सिलिकॉन के केस में होती है शायद 0.3 या 5 है, और एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है अभी, और जर्मेनियम के केस में शायद 0.2 होती है। डिप्लेशन विड्थ कैन नॉट मेजर विद अ वोल्टमीटर, इसको हम वोल्टमीटर से नहीं मेजर कर सकते ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर विद ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लेशन लेयर, ड्यू टू डिफ्यूजन, ड्यू टू ड्रिफ्ट और ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर। ये क्या है? ये शायद पूरा कुछ लिखा नहीं हुआ है। करंट इक्वेशन, करंट का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है आई एफ इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर वी डी अपॉन एन वी टी माइनस वन। आई नॉट जो है वो रिवर्स सैचुरेशन और लीकेज करंट है, वी डी है वोल्टेज अक्रॉस डायोड, एन का मतलब है रिकॉम्बिनेशन फैक्टर ईटा, रिकॉम्बिनेशन फैक्टर, और वी टी का मतलब है थर्मल वोल्टेज।
फिर आती है लीकेज करंट। लीकेज करंट इज ऑल्सो नोन एज माइनॉरिटी कैरियर करंट, थर्मली जनरेटेड करंट और रिवर्स सैचुरेशन करंट, है ना। माइनॉरिटी करंट, कैरियर करंट, थर्मली जनरेटेड करंट और रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो IT2 यानी कि जो सैचुरेशन करंट है, रिवर्स करंट है, उसका फॉर्मूला होता है I नॉट T2 इक्वल्स टू I नॉट T1 इंटू 2 पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला से क्या पता लग रहा है? I नॉट T2 है रिवर्स सैचुरेशन करंट एंड टेम्परेचर T2, I नॉट T1 है रिवर्स सैचुरेशन करंट एट टेम्परेचर T1, T2 ग्रेटर देन क्या होगा? T1। तो ये जो है ये डज नॉट डिपेंड कर रहा है किस पर? अप्लाइड वोल्टेज पर। इट्स ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर। फॉर बेटर परफॉर्मेंस आई नॉट शुड बी स्मॉल और नेग्लिजिबल। जर्मेनियम के लिए इसकी जो वैल्यू है वो ली जाती है म्यू एम्पियर में, और सिलिकॉन के लिए इसकी जो यूनिट है वो ली जाती है नैनो एम्पियर। टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेसिटी, जर्मेनियम के लिए इसकी कैपेसिटी होती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट की जो कैपेसिटी होती है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सिलिकॉन के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड। मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज एट विच द डायोड कैन विथस्टैंड, मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज जिसको डायोड सहन कर सकता है, जर्मेनियम के लिए होती है 400 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए होती है 1000 वोल्ट। यदि टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज किया जाएगा, यदि रिवर्स करंट को, टेम्परेचर को नहीं, रिवर्स करंट को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज किया जाएगा तो एक मिनट रुकना, आई नॉट टेम्परेचर 1% इंक्रीज होगा ना, 10% इंक्रीज, देन हाँ, ये टेम्परेचर है, आई नहीं है टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर 1% से इंक्रीज होगा, कितने से इंक्रीज होगा? 1% से इंक्रीज होगा, तो जो आई नॉट है उसमें जो चेंज आएगा आई नॉट T2 में वो 7% का। और यदि 10% से अगर उसको हम इंक्रीज करेंगे तो जो करंट है वो कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगी? 2I, रिवर्स करंट जो है 2I, 2 गुना इंक्रीज हो जाएगी। ठीक। फॉर 1% राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में 1% इंक्रीज करने पर कट ऑफ वोल्टेज 2.5 मिली वोल्ट डिक्रीज हो जाती है। कट ऑफ वोल्टेज 2.5 मिली वोल्टेज डिक्रीज हो जाती है यदि हम टेम्परेचर में कितना इंक्रीज कर दें? 1% का इंक्रीज कर दें, ये डिक्रीज हो जाती है, यानी कि dV अपॉन dt इक्वल्स टू -2.5 मिली। डायोड रेजिस्टेंस, डायोड रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और एक होता है रिवर्स। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 10 ओम से कितने? 100 ओम तक, और रिवर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 1 मेगा ओम से ज्यादा। डायोड रेजिस्टेंस और स्टैटिक रेजिस्टेंस, डीसी रेजिस्टेंस होता है और एक होता है एसी। डीसी रेजिस्टेंस मतलब डायरेक्ट करंट के लिए, एसी रेजिस्टेंस मतलब इसके लिए ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला लिखा जाएगा वोल्टेज अपॉन करंट, पर ये कौन सी वोल्टेज होगी? चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। और डीसी रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्ट वोल्टेज अपॉन करंट का फॉर्मूला लिखो। डीसी रेजिस्टेंस V अपॉन I, और एसी रेजिस्टेंस में आप लिखोगे डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। डीसी रेजिस्टेंस, इट इज रेजिस्टेंस ऑफ डायोड व्हेन सिग्नल इज नॉट अप्लाइड। एसी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, और इसको आप ऐसे भी लिखते हो ईटा VT अपॉन IF, जहां ईटा है 1 किसके लिए? G सेमीकंडक्टर के लिए, और सिलिकॉन के लिए ईटा की वैल्यू है 2। वेयर ईटा इज रिकॉम्बिनेशन फैक्टर, ईटा जो है उसको हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन फैक्टर। IF का मतलब है फॉरवर्ड करंट, VT का मतलब है थर्मल वोल्टेज, और स्टैटिक रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC रेजिस्टेंस। स्टैटिक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है AC रेजिस्टेंस। नोटेशन क्या होता है पीएन से जंक्शन डायोड का? या तो इस तरह से, और या फिर इस तरह से एक ट्राइंगल बना के उसके आगे एक बार लगा रखा है। फ्लो जो होगा वो कहां से होगा? ये जो बेस वाला पार्ट दिख रहा है इधर से, और किधर की तरफ जाएगा? ये C जो आपको माइनस दिख रहा है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से किधर की तरफ होगा? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो। ये ग्राफ दिखाया हुआ है IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये फॉरवर्ड बायसिंग का कर्व है और ये रिवर्स बायसिंग का कर्व। फॉरवर्ड बायसिंग में एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही, जैसे ही वोल्टेज नी वोल्टेज को पार कर गया तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक कैसा बन जाता है? लीनियर। जर्मेनियम के लिए जो नी वोल्टेज है वो है 0.3, और सिलिकॉन के लिए जो नी वोल्टेज है वो कितनी है? 0.7। जर्मेनियम के लिए नी वोल्टेज है 0.3, सिलिकॉन के लिए नी वोल्टेज है 0.7। लीकेज करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है, उसको हम लीकेज करंट कहते हैं। ये लीकेज करंट
की वैल्यू यदि हम कहें कि वोल्टेज हमने बहुत ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, यानी कि उसको हम रिवर्स वोल्टेज या ब्रेक डाउन वोल्टेज वोल्टेज भी कहते हैं। जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तो एकदम से बहुत ज़्यादा करंट का फ्लो हो जाता है, जो आपको दिख भी रहा है यहाँ पर, और इसको हम म्यू एम्पियर में और नैनो एम्पियर में लेते हैं, और जबकि जो फॉरवर्ड करंट है उसको हम किस में लेते हैं, मिली एम्पियर। अब यहाँ पर सर्किट बना के दिखाए गए हैं जंक्शन डायोड के। अलग अलग डायोड जंक्शन डायोड के सर्किट हैं। जीरो बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, जीरो बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड मतलब ये आइडियल डायोड हो गया। तो ये जीरो बायसिंग में है, यहाँ पर सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिखाया गया है, एक डायोड दिखाया। फिर फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या है कि जो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये हायर पार्ट यानी कि यहाँ से कनेक्टेड है, और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, बैटरी का पॉजिटिव इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, और बैटरी का नेगेटिव इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। तो जब फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो उसमें डायोड काम करेगा, यानी कि ये एक स्विच की तरह काम करेगा जो करंट को फ्लो होने देगा, कंडक्ट करना जिसको कहते हैं। और रिवर्स बायसिंग में ये स्विच ओपन हो जाएगा, यानी कि करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, जंक्शन डायोड आइडियल एंड रियल कैरेक्टरिस्टिक। आइडियल जब होगा तब किस तरह बिहेव करेगा, और रियल में किस तरह से बिहेव। तो आइडियल डायोड जिसमें जो उसका रेजिस्टेंस है, डायोड का रेजिस्टेंस वो नेग्लिजिबल है, डायोड का रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, उसको हम कहते हैं आइडियल डायोड। आइडियल डायोड के केस में ये फॉरवर्ड बायसिंग है और ये रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग, और यहाँ पर जब रियल और प्रैक्टिकल डायोड की बात करते हैं तो 0.7 के बाद, सिलिकॉन अगर है तो 0.7 के बाद उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है वो 0.7 जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। आइडियल डायोड में किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जबकि रियल डायोड में एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, है ना। फॉरवर्ड बायसिंग में ये कंडक्ट करेगा इस तरह का, जब ये डायोड हटेगा तो सीधा इस तरह का डायग्राम बन जाए। जबकि रियल डायोड में जब ये डायोड हटेगा तो क्या बनेगा, एक तो ये रेजिस्टेंस के साथ ये आया कंडक्ट कर रहा है, और यहाँ पर एक बैरियर पोटेंशियल जो ये है 0.7, ये भी शो की जाएगी 0.7 अगर सिलिकॉन है, और जर्मेनियम है तो 0.3। रिवर्स बायसिंग में आइडियल डायोड ओपन हो जाता है, रिवर्स बायसिंग में ये भी ओपन तो हो जाएगा पर ये वोल्टेज तो अभी भी शो करेगा, कितनी शो करेगा, 0.7। तो ये तो बात हो गई हमारे पास किसकी, पीएन जंक्शन डायोड। अब हम बात करेंगे किसकी, जीना डायोड। जीना डायोड का सिंबल क्या है, जीना डायोड का सिंबल है ऐसे, ये बना दिया तो जीना डायोड है। जीना डायोड का मेनली यूज क्या है कि ब्रेकडाउन जो होने से बचाना सर्किट। जब पीएन जंक्शन डायोड है उसकी मेन ड्रॉबैक क्या है कि जैसे ही वोल्टेज थोड़ा सा ज्यादा होता है रिवर्स वोल्टेज, तो सर्किट ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम सर्किट को चेंज करते डोलेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी जाएगा, पैसा भी खपेगा। तो इसलिए उससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं जीनर डायोड। इसको जीनर ब्रेकडाउन डायोड भी कहते हैं। इसमें डोपिंग, हैवी डोपिंग की जाती है। हैवी डोपिंग 1:10 पावर 3, यानी कि एक इम्प्योरिटी 10 पावर 3 पर। तो हैवी डोपिंग, कई जगह इसको मॉडरेट डोपिंग लिखा है, कई जगह इसको हैवी डोपिंग लिखा है। तो इसका आंसर लगा के आना, तुम आए तो हैवी डोपिंग लगा के आना। ना, मैंने खुद ने इसको मॉडरेट बताया हुआ है, और अब मैंने 2-3 जगह इसको और चेक किया है तो हैवी डोपिंग इसको लगा के। इसको बनाया जाता है यूजिंग एसआई मटेरियल। एसआई का मतलब है सिलिकॉन ऑक्साइड की हेल्प से इसको बनाया जाता है। ये टनलिंग इफेक्ट पर काम करता है, इस पर काम करता है टनलिंग इफेक्ट। ये हमेशा रिवर्स बायसिंग में काम करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है ना। ये हमेशा कब काम करेगा, ये ऑपरेट कब करेगा, जब ये रिवर्स बायसिंग में होगा। नॉर्मल जब, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग में जब सर्किट होगा तो ये नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा। ये मेनली वोल्टेज रेगुलेशन के लिए काम में लिया जाता है। इसके लिए वोल्टेज रेगुलेशन में इसका काम होता है। कांस्टेंट वोल्टेज ये प्रोवाइड कराता है। जैसे ही रिवर्स वोल्टेज जो है वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा होती है तो उस वोल्टेज से ज्यादा ये जाने नहीं देता, यानी कि वोल्टेज को कांस्टेंट कर देता है। इसलिए इसको कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस। In forward biasing, Zener diode will work as normal PN junction diode. जीना डायोड का जो कट ऑफ वोल्टेज होता है वो होता है 0.6 से 0.7। जीना डायोड कमर्शियली अवेलेबल होते हैं 8.5 से और 300 वोल्ट तक। वोल्टेज रेगुलर सर्किट जीना डायोड विल वर्क जीनर ब्रेकडाउन फिनोमिना। जीनर ब्रेकडाउन इज ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको उसकी वजह से जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है। इट इज ड्यू टू टीयरिंग ऑफ और रप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर वो टूट जाएंगे, वो फट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उसकी वजह से डिप्लेशन लेयर का ब्रेकडाउन हो जाता है।
इट इज अ शार्प ब्रेकडाउन बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इमीडिएटली ब्रेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड। ये किस तरह का होता है? शार्प ब्रेकडाउन होता है, ये ध्यान रखना। किस तरह का ब्रेकडाउन होता है? शार्प। ये आपने देखा ना, ये जो यहाँ पर भी जो कर्व बना था, ये वाला कर्व, ये एकदम शार्प ब्रेकडाउन है ना, तो ये शार्प ब्रेकडाउन। No rise of temperature at junction because of no collision. P and N region are heavily doped. It is negative. It has having negative temperature coefficient of breakdown voltage. It is suitable for voltage regulation in breakdown region. Zener breakdown occurs below 6 voltage. 6 वोल्ट के नीचे जीनर का ब्रेकडाउन हो जाता है। जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज विद टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज होगी। अवलांचे ब्रेकडाउन। अवलांचे ब्रेकडाउन इज ड्यू टू थर्मल कोलिजन। जीनर ब्रेकडाउन हो रहा है किसकी वजह से? इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से। थर्मल कोलिजन की वजह से कौन सा ब्रेकडाउन हो रहा है? अवलांच ब्रेकडाउन। दिस कोलिजन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन एंड इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन एंड इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। अवलांच ब्रेकडाउन अकर्स अबाउट 6 वोल्ट। 6 वोल्ट के नीचे कौन सा हो रहा है? जीनर ब्रेकडाउन। 6 वोल्ट के ऊपर कौन सा होगा? अवलांच ब्रेकडाउन। अवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज विद टेम्परेचर। इंक्रीज विद टेम्परेचर। और पीटीसी, पीटीसी का मतलब क्या है? पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। यहां लिखा है एनटीसी, एनटीसी का मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इट इज नॉट शार्प ब्रेकडाउन। जैसे जीनर ब्रेकडाउन शार्प ब्रेकडाउन है, अवलांच ब्रेकडाउन शार्प ब्रेकडाउन नहीं है, बिकॉज अवलांच मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस टेक टाइम्स। देयर इज अ राइज ऑफ टेम्परेचर एट जंक्शन बिकॉज ऑफ कॉलिजन। यहाँ पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ही नहीं था, यहाँ पर जो टेम्परेचर की वजह से जो जंक्शन का टेम्परेचर है वो राइज हो जाए। इज नॉट सुटेबल फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। ये वोल्टेज रेगुलेशन के लिए सुटेबल है, ये वोल्टेज रेगुलेशन के लिए सुटेबल नहीं है। जीनर ब्रेकडाउन में पी और एन हाईली डोप्ड थे। अवेलेंस ब्रेकडाउन में जो पी एन और एन है वो लाइटली डोप्ड। ये करेक्टरिस्टिक कर्व है किसका? जीनर ब्रेकडाउन का, जीनर डायोड का। तो ये ठीक ठीक वैसा ही कर्व है जैसा कि हमने फॉरवर्ड बायसिंग में कर्व देखा। तो यदि जो वोल्टेज है वो अप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा है, इफ वोल्टेज जो जीनर वोल्टेज है या रिवर्स वोल्टेज से ज़्यादा है, तो जीनर ऑन स्टेट में होगा। आपको चेक करने पड़ेंगे, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं जीनर डायोड। यदि जो वोल्टेज है वो अप्लाइड वोल्टेज या जीनर वोल्टेज से कम है, तो ब्रेकडाउन जो जीनर है वो किस स्टेट में होगा? ऑफ स्टेट में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जीनर सर्किट को मैंने सॉल्व करने के यहाँ पर मेथड्स लिखे हुए हैं। मैंने आपको ये यूट्यूब पे भी लेक्चर में बताए हुए हैं, उसके अलावा मैंने क्लास में भी आपको बताया हुआ है कि जीनर डायोड के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। अभी टाइम नहीं है उनको सॉल्व करने का, तो अभी नहीं कर सकते। फिर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी, दो तरह के ये होते हैं, एक होता है पीएनपी और एक होता है एनपीएन। पीएनपी और एनपीएन, ये जो सिंबल बना हुआ है ये पीएनपी का है। पीएनपी, इसको पहचानने का तरीका है, करंट का जो फ्लो होगा हमेशा पी से एन की तरफ कराना दिखाना है आपको फ्लो। तो अगर फ्लो ये है अंदर की तरफ है तो ये हो गया पी, ये हो गया एन और ये हो गया पी। एनपीएन में क्या हो गया? पी बीच में आ जाएगा। करंट की जो डायरेक्शन है वो किधर से होगी? पी से एन। ये बेस है, ये एमीटर है और ये क्या है? कलेक्टर है ना। बेस, एमिटर, कलेक्टर, तीन पार्ट में बटा हुआ है। एक है एमिटर, एक है बेस और एक है कलेक्टर। तो सबसे ज्यादा जो विड्थ आपको दिख रही है इनमें वो किसकी है? सबसे कम विड्थ, सॉरी, जो सबसे नैरो रीजन दिख रहा है वो कौन सा है? बेस है। और उसके बाद जो कलेक्टर और एमिटर है लगभग लगभग इक्वल है, फिर भी दोनों में बड़ा कौन है? तो दोनों में बड़ा दिख रहा है हमें एमिटर। इसमें जो बायसिंग होती है, दो तरह की बायसिंग होती है, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग और एक होती है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग कहाँ पर होगी? ये एमिटर और बेस, इन दोनों के बीच में कौन सी बायसिंग होगी? फॉरवर्ड बायसिंग। और कलेक्टर और बेस, इन दोनों के बीच में कौन सी बायसिंग होगी? रिवर्स बायसिंग। यहाँ पर पी एन पी अगर ये है, पी एन पी का मतलब है ये बेस बन रहा है, पी एन पी ये बेस है, ये एमिटर है और ये कलेक्टर है। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग, ये रिवर्स बायसिंग। और ये कौन सा है? एनपीएन। एनपीएन, तो पी बीच में आ गया, एन ये हो गया और एन ये हो गया। तो यहाँ पर बैटरी के कनेक्शन देखो ध्यान से। एन जब ये है तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ये वाला हो गया और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जब ये पी है तो ये बैटरी का पी टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। तो टर्मिनल्स का ध्यान आपको रखना। डोपिंग लेवल किसमें कितना ज्यादा होगा? एमीटर के अंदर सबसे ज्यादा डोपिंग होगी, उसके बाद कलेक्टर के अंदर डोपिंग होगी, सबसे कम डोपिंग जो होगी वो किसके अंदर होगी?
वो बेस के अंदर। तो एमिटर करंट, फिर आती है बेस करंट और फिर आती है कलेक्टर। एमिटर करंट कहाँ से कहाँ जाएगी? पी से एन की तरफ, यानी कि एमिटर से किधर की तरफ? बेस की तरफ। और फिर बेस से किधर की तरफ जाएगी? कलेक्टर की तरफ। जो बेस करंट है वो किधर की तरफ जाएगी? अर्थिंग की तरफ, या नीचे जाएगी, नीचे। और ये जो करंट है ये कौन सी है? एन से बी, ये भी एमिटर करंट जा रही है। तो 100% अगर एमिटर करंट जा रही है तो उसका कुछ परसेंट, लगभग 5% तक, 2% तक वो कहाँ चला जाता है? बेस में। और फिर बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट कहाँ पर जाता है? कलेक्टर। यानी कि 98% पार्ट कहाँ पर पहुंच रहा है? कलेक्टर। बेस विड्थ शुड बी नैरोअर। सबसे ज्यादा जो एरिया होता है वो होता है कलेक्टर का, फिर एरिया होता है एमिटर का, और फिर एरिया होता है बेस का। कलेक्टर का एरिया है 70%, सबसे ज्यादा 70%। एमिटर का एरिया 25%, और उसके बाद बेस का एरिया कितना होता है? 5%। सबसे ज्यादा बड़ा जो होता है वो होता है कलेक्टर, फिर होता है एमिटर, और फिर होता है बेस। दिखने में ये सेम लग रहे हैं पर सबसे बड़ा कौन है? कलेक्टर। इनके तीन तरह के कनेक्शन होते हैं, एक होता है कॉमन बेस कनेक्शन, एक होता है कॉमन कलेक्टर कनेक्शन, और एक होता है कॉमन एमिटर। कॉमन बेस मोड जब ले रहे हैं तो इनपुट कौन होगा? एमिटर, और आउटपुट कौन होगा? कलेक्टर। जब आप कॉमन कलेक्टर ले रहे हो तो उस केस में इनपुट कौन होगा? बेस, और आउटपुट कौन होगा? एमिटर। जब आप कॉमन एमिटर ले रहे हो तो इनपुट कौन होगा? बेस, और आउटपुट कौन होगा? कलेक्टर। है ना? वापस सुनो, जब आप कॉमन बेस ले रहे हो तो इनपुट होगा एमिटर, और जो कलेक्टर होगा वो होगा आउटपुट। जब आप कॉमन कलेक्टर ले रहे हो तो उस केस में इनपुट जो बनेगा वो बनेगा कॉमन बेस, और जो आउटपुट है वो बनेगा एमिटर। जब आप कॉमन एमिटर ले रहे हो तो इनपुट बनेगा बेस और आउटपुट बनेगा कलेक्टर। डोपिंग सबसे ज्यादा एमिटर में, फिर कलेक्टर में, फिर बेस में। सबसे ज्यादा विड्थ किसकी होगी? जिसका एरिया सबसे ज्यादा है, यानी कि कलेक्टर का। फिर उसके बाद विड्थ होगी एमिटर की, और फिर उसके बाद होगी बेस की। कैरेक्टरिस्टिक। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर सबसे पहले जो इन्वेंट किए गए वो किए गए विलियम शॉकली, वॉल्टर ब्रेटिन एंड जॉन। ये कोई नहीं पूछेगा, फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए याद रखें। ये करंट कंट्रोल डिवाइस होते हैं। एक होते हैं एफईटी, एफईटी होते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, और ये है करंट कंट्रोल डिवाइस। इसकी तीन लेयर होती है ना? तीन लेयर, तीन टर्मिनल और दो जंक्शन। तीन लेयर, एमिटर, बेस, कलेक्टर। दो जंक्शन, एक पीएन जंक्शन एमिटर बेस के बीच में, और एक पीएन जंक्शन कलेक्टर और बेस के बीच में। तीन टर्मिनल, एक निकल रहा है एमिटर से, एक निकल रहा है बेस से, और एक निकल रहा है कलेक्टर से। इट कंसिस्ट ऑफ आइदर टू एन टाइप एंड वन पी टाइप लेयर, यानी कि दो तो एन हो गए और उनके बीच में एक पी फंस गया, या दो पी और उनके बीच में एक एन फंस गया। इट कंसिस्ट ऑफ आइदर टू एन टाइप एंड वन पी टाइप लेयर, और एन जो अगर दो एन है और एक पी है तो इसको हम नाम देंगे एनपीएन, और यदि दो पी है और एक एन है तो उसको हम नाम देंगे पीएनपी। ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो जो होता है वो बोथ मेजोरिटी और माइनॉरिटी चार्ज करियर दोनों के कारण, है ना? क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों के कारण हो रहा है, इसलिए इसको हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका इनपुट इंपीडेंस लो होता है। इंपीडेंस रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, क्योंकि इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायसिंग में है तो इसका इनपुट इंपीडेंस लो होगा। आउटपुट सर्किट इसका जो होता है वो रिवर्स बायसिंग में होता है, इसलिए इसका आउटपुट इंपीडेंस हाई होगा। The smaller input impedance of BJT is due to forward biasing, और फॉरवर्ड बाइसिंग को हम एमीटर बेस्ड जंक्शन भी कहते हैं। ट्रांजिस्टर ऑल मेजर करंट्स आर डिफ्यूजन करंट। ट्रांजिस्टर के अंदर जितनी भी मेजर करंट्स होती हैं वो सारी की सारी डिफ्यूजन करंट होती है। बेस करंट जो है वो रिकॉम्बिनेशन करंट। करंट कंडक्शन इन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज कैरिड आउट बाय होल्स। एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर जो करंट कंडक्शन है वो होल्स की वजह से होगा, और पीएनपी में, सॉरी, पीएनपी में जो ट्रांजिस्टर में करंट कंडक्शन है वो होल्स की वजह से होगा, और एनपीएन में होगा माइनॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से करंट का कंडक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। ट्रांजिस्टर के अंदर जो मेजर एप्लीकेशन है इसकी वो है एम्पलीफायर, है ना? मेजर एप्लीकेशन इसका क्या है? एम्पलीफायर। emitter is highly doped to inject its majority carrier into base. Emitter is provided with medium area. Base is lightly doped to reduce. Base is lightly doped to reduce the recombination in base region. Transistor action takes place in the base. Transistor action कहाँ पर होता है? बेस में होता है। Base is provided with smallest area to reduce transit time. क्योंकि ट्रांजिस्टर एक्शन बेस में हो रहा है तो उस टाइम को हमें कम करना है। टाइम को कम करने के लिए बेस का साइज क्या छोटा रखा है। कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड। हेवीली डोप्ड होता है एमिटर, कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड।
collector is provided with largest area to overcome heat dissipation. हीट लॉस को ओवरकम करने के लिए जो कलेक्टर का एरिया है वो क्या बनाया जाता है, वो लार्जेस्ट बनाया जाता है। नॉइजी डिवाइस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइनॉरिटी कैरियर ना, नॉइजी डिवाइस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, ट्रांजिस्टर जो है वो आवाज करता है क्योंकि इसके अंदर माइनॉरिटी कैरियर प्रेजेंट रहता है। थर्मल स्टेबिलिटी जो ट्रांजिस्टर की है वो कम होती है क्योंकि इसमें जो लीकेज है करंट का और रिवर्स सैचुरेशन करंट की वजह से इसमें थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। 3 तरह के इसके कनेक्शन होते हैं। कौन कौन से कनेक्शन होते हैं? एक होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बेस कॉमन हो गया, एमिटर इनपुट हो गया और आउटपुट में कौन हो गया, कलेक्टर। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स बनाए हुए हैं। तो कॉमन बेस कनेक्शन में एक करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर आता है जिसको कहते हैं अल्फा। अल्फा की वैल्यू होती है IC अपॉन IE। अल्फा की वैल्यू वेरी करती है 0.90 से 0.99। IC का फॉर्मूला जो बनता है, यदि हम लीकेज करंट को कंसीडर करें तो लीकेज करंट को कंसीडर करते हुए IC का फॉर्मूला बनता है अल्फा IE प्लस ICBO। अल्फा IE प्लस ICBO। ठीक है, और एमीटर करंट जो हो जाती है वो बराबर हो जाती है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ICBO जो है उसको हम बोलते हैं कलेक्टर बेस लीकेज करंट। IB जो है बेस करंट वो एमिटर करंट की 2% होती है और कलेक्टर करंट एमिटर करंट की 5%, 98%। फिर आता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो एमिटर है वो कॉमन हो गया, बेस इनपुट हो गया और कलेक्टर आउटपुट। तो यहाँ पर एक एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आता है जिसको कहते हैं बीटा। बीटा की वैल्यू होती है IC अपॉन IB। IC अपॉन IB और जो बीटा है उसकी रेंज होती है 20 से लेके 500। बीटा और अल्फा में रिलेशन होता है बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। और या आप लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। जिस तरह से यहाँ IC का फॉर्मूला लिखा अल्फा IE प्लस ICBO, इसी तरह से यहाँ लिखा जाता है बीटा IB प्लस ICEO। कलेक्टर एमीटर लीकेज करंट। बीटा की जो रेंज है वो कितनी होती है, 20 से 500। रेंज जो बीटा की होती है वो 20 से 500। यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे होगे आप, एक मिनट रुकना। ये एक डायग्राम देख रहे हो ना, इस डायग्राम में ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन में जो ट्रांजिस्टर है वो स्विच की तरह काम, यानी कि जब मैं कट ऑफ रीजन की बात करता हूं तो कट ऑफ रीजन के अंदर, कट ऑफ के अंदर एमीटर और बेस भी रिवर्स बायसिंग में होता है और कलेक्टर और बेस, कलेक्टर और एमिटर जंक्शन वो भी किसमें होता है, रिवर्स बायसिंग में। दोनों जंक्शन रिवर्स बायसिंग में होते हैं। और जब मैं सैचुरेशन की बात करता हूं तो वहां पर दोनों जंक्शन किसमें होते हैं, फॉरवर्ड। सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड बायसिंग में या दोनों ऑन, और कट ऑफ में दोनों ऑफ। तो यहाँ पर ये स्विच की तरह काम करता है और इन दोनों के बीच का जो रीजन है उसको कहा जाता है एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर इसकी तरह काम करता है, एम्पलीफायर की तरह काम करता है। फिर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर कॉमन हो गया तो इस केस में एक एम्पलीफिकेशन फैक्टर आता है जिसको कहते हैं गामा। गामा की वैल्यू बराबर होती है IE अपॉन IB। IE अपॉन IB। यहाँ रिलेशन बनता है गामा इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा और गामा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस, गामा इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा और गामा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस। टोटल करंट जो इस केस में बन जाती है, एमीटर आउटपुट पे होता है तो IE इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा IB और प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। 1 प्लस बीटा IB और 1 प्लस बीटा ICBO। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आल्सो नोन एज एमीटर। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को हम एमिटर फॉलोवर भी कहते हैं। वोल्टेज गेन इसका हमेशा 1 से कम होता है, इसलिए इसको एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए यूज नहीं करते। इसमें पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होता है एक्टिव रीजन के अंदर और मिनिमम होता है कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन के अंदर। सैचुरेशन रीजन का मतलब है कि एमिटर बेस दोनों किसमें होंगे, फॉरवर्ड बायसिंग में, कलेक्टर बेस भी किसमें होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में। तो इससे क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएंगे और एप्लीकेशन ऑन मतलब चालू कर रखा है, इसको हम कहेंगे स्विच। कट ऑफ रीजन में दोनों किस में आ जाएंगे, स्विच। रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो ऑफ के मोड में, यानी कि बटन को बंद किया, स्विच की तरह काम कर रहा है। एक्टिव रीजन
में एमिटर बेस फॉरवर्ड बायसिंग में, कलेक्टर बेस किस में होगा, रिवर्स बायसिंग में। ये एक्सीलेंट ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए इसको एम्पलीफायर की तरह यूज किया। फिर रिवर्स इफेक्ट, रिवर्स एक्टिव का मतलब है एमिटर बेस फॉरवर्ड बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग में, और कलेक्टर बेस फॉरवर्ड बायसिंग में। तो इसमें जो ट्रांजिस्टर एक्शन होगा वो होगा पुअर, इसको हम काम में लेते हैं अट्यूनटेटर की तरह काम में लेते हैं। कट ऑफ रीजन में स्विच हो गया ऑफ, है ना। सैचुरेशन रीजन स्विच ऑन है। इन ट्रांजिस्टर अंडर एक्टिव रीजन बोथ डिप्लेशन लेयर विल बी पेनेट्रेटिंग मोर इन द बेस, मोर डिप्लेशन लेयर पेनेट्रेटिंग मोर इन द बेस। ये बाकी मैंने आपको बता ही दिया सारा, ये सब बता दिया। करंट इन बीजेटी, टोटल कलेक्टर करंट आईसी इक्वल्स टू कॉमन एमिटर की बात कर रहे हैं, तो कितनी होती है, बीटा आईबी प्लस आईसीईओ। बीटा आईबी प्लस आईसीईओ और बीटा आईबी, आईसीईओ और आईसीबीओ में रिलेशन होता है। आईसीईओ बराबर होता है बीटा प्लस वन और आईसीबीओ, बीटा प्लस वन आईसीबीओ, इन दोनों में रिलेशन होता है। आईसीईओ और आईसीबीओ में रिलेशन, ठीक है। पावर डिसिपेशन कैसे निकालेंगे, आईसी इंटू बीसी, ये कॉमन एमिटर के लिए है ये, और आईसी होगी कलेक्टर करंट, बीसी होगी कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज। पावर डिसिपेशन इन सैचुरेशन कट ऑफ रीजन इज ऑलमोस्ट जीरो। सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में पावर डिसिपेशन ऑलमोस्ट क्या होता है, जीरो। पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम इन एक्टिव रीजन। एमिटर करंट कट ऑफ करंट, एमिटर कट ऑफ करंट ICBO is equals to ICO, but actually it is given slightly greater than ICO. बेस करंट, बेस कट ऑफ करंट, ये कौन सी है, एमिटर कट ऑफ करंट, ये कौन सी है, बेस कट ऑफ। ICEO is equals to 1 plus बीटा ICO, ICO रिवर्स सैचुरेशन करंट। सबसे ज्यादा जो लीकेज करंट होती है वो ICEO, कॉमन एमिटर लीकेज करंट, उसके बाद ICBO, और फिर ICO की वैल्यू सबसे कम। करंट गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर का करंट गेन गामा, गामा इक्वल्स टू होता है IE अपॉन IB, जो कि किसके बराबर होता है, बीटा प्लस वन और इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस। एक बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, बाकी ये थ्योरी है तो इसकी आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये और बता देता हूं आपको मैं, इनपुट रेजिस्टेंस, कॉमन बेस का इनपुट रेजिस्टेंस सबसे लो होता है, 20 ओमेगा से भी कम होता है। कॉमन एमिटर का 1 किलो ओम से भी कम होता है, ये 20 ओम से कम, वेरी लो, ये लो है कॉमन एमिटर का। और कॉमन कलेक्टर का जो इनपुट रेजिस्टेंस है सबसे ज्यादा हाई होता है, क्योंकि इसका जो इनपुट सर्किट है वो रिवर्स बायस। आउटपुट रेजिस्टेंस इसका बहुत ज्यादा होता है, 1 मेगा ओम का, इसका हाई होता है 10 किलो ओम का, और इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है सबसे लो होता है, क्योंकि इसका आउटपुट सर्किट फॉरवर्ड बायसिंग। करंट गेन कॉमन बेस का सबसे कम होता है, लेस देन यूनिटी। इसका करंट गेन कॉमन एमिटर का सबसे हाई होता है, 100 से के आसपास, और इसका भी हाई होता है कॉमन कलेक्टर। वोल्टेज गेन कॉमन बेस का ज्यादा होता है, कॉमन एमिटर का वोल्टेज गेन हाई है, और कॉमन कलेक्टर का वोल्टेज गेन 1 से भी कम है। पावर गेन कॉमन बेस में मीडियम, कॉमन एमिटर में सबसे ज्यादा, और कॉमन कलेक्टर में सबसे कम। लीकेज करंट कॉमन बेस में कम है, कॉमन एमिटर में लीकेज करंट सबसे ज्यादा है, और कॉमन कलेक्टर में लीकेज करंट सबसे ज्यादा। फेज शिफ्ट कॉमन बेस में 0 डिग्री का, कॉमन एमिटर में फेज शिफ्ट होता है 180 डिग्री का, कॉमन कलेक्टर में फेज शिफ्ट होता है 0 डिग्री। एप्लीकेशन, कॉमन बेस को हम यूज करते हैं वोल्टेज और पावर एम्पलीफिकेशन के लिए, कॉमन एमिटर को हम यूज करते हैं वोल्टेज करंट एंड पावर एप्लीकेशन, पावर एम्पलीफिकेशन के लिए, और कॉमन कलेक्टर को हम यूज करते हैं इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। तो इसमें कॉमन एमिटर में आप ये और लिख लेना, ऑडियो एम्पलीफायर, ऑडियो एम्पलीफायर, ठीक है। तो बाकी का आपको अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, जिसमें रिमेनिंग पार्ट में जो भी बचा है ट्रांजिस्टर बायसिंग, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, और जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसको कंप्लीट करेंगे।